Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. बेटा, हिस्ट्री में हम चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत के अंतर्गत पढ़ा कि औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों को रेल की पटरियां बिछाने के लिए वनों की जरूरत थी और उन्होंने अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी ही नीतियां अपनाई। उनको इस बात की चिंता थी बच्चों कि जो स्थानीय लोग हैं अगर इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो जल्दी ही जो जंगल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिस ब्रेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को बुलाया और उससे सलाह ली कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने डायट्रिस ब्रेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पे सलाह करने के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया। और बच्चों, ब्रेडिस ने क्या किया? ब्रेडिस ने सन 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और सन 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये वन अधिनियम लागू होने से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। बच्चों, एक अच्छा जंगल किस तरह का होना चाहिए इसके विषय में वनपालों और ग्रामीणों के विचार अलग अलग थे। जहाँ एक और ग्रामीण अपनी अलग अलग आवश्यकताओं जैसे कि ईंधन है, चारा है, पत्तों की पूर्ति है, उसके लिए वन से विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की आवश्यकता थी जो जहाज और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करा सके। ऐसी लकड़ी जो कि सख्त हो, लंबी हो और सीधी भी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी प्रजाति के जो पेड़ थे उनको काट दिया गया। और वन क्षेत्र में रहने वाले लोग जो थे वो कंदमूल, फल, पत्ते आदि जो वन उत्पादक थे उनको विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद काफी पोषक खाद्य है, विशेष रूप से मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। लकड़ी का प्रयोग खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हल और बांस से जो है बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते हैं और इनका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। सूखे हुए जो कुम्हड़ है उसके खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में करीब करीब सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के जो पत्तल होते हैं और दोने हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। बेटा, इस वन अधिनियम के कारण देश भर में गांव वालों की कठिनाइयां बढ़ गई। इस कानून के बनने के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि जो ये रोज की गतिविधियां थी ये सब गैर कानूनी घोषित कर दी गई। अतः अब इन लोगों के पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा था और जब ये पकड़े जाते थे ऐसा करने में तो उन्हें वन रक्षकों की दया पर आश्रित होते हुए क्या करना पड़ता था? उन वन रक्षकों को उन्हें घूस देनी पड़ती थी। जलावनी लकड़ी इकट्ठा करने वाली महिलाएं विशेष तौर से बहुत परेशान रहने लगी और मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के जो चौकीदार थे उनके लिए सामान्य सी बात थी। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? बच्चों, औपनिवेशिक काल का सबसे ज्यादा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर देखने को मिलता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक क्षेत्रों में ये खेती की एक परंपरागत प्रथा है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग और मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी व श्रीलंका में चेना।
और भारत में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेबर, नेबर, झूम, पोड़ू, खदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। बच्चों, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ हिस्सों को बारी बारी से काटा जाता है और फिर जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 वर्ष खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में मक्का व फलियां। बेटा, अंग्रेजों की दृष्टि में खेती का ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने अनुभव किया कि जहां कुछ एक वर्षों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी जो बेशकीमती पेड़ों के भी लपटों के चपेट में आ जाने का खतरा था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी कठिन था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का निर्णय किया और इसके परिणाम स्वरूप जो अनेक समुदाय थे उनको जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे छोटे विद्रोहों के द्वारा अपना विरोध दर्ज भी कराया। शिकार की आजादी किसे थी? बच्चों, ये जो नया वन कानून बना, इसमें वनों में शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और जिससे कि जो वनवासी थे उनका जीवन और भी कठिन हो गया। और क्योंकि वन कानून के बनने से पहले जंगल और उनके आसपास जो भी लोग रहते थे वो लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब ये परंपरा क्या हो गई थी, ये गैर कानूनी हो गई थी। ये पारंपरिक प्रथा, शिकार करते हुए अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें इस अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाता था। पर इस कानून में भी स्टूडेंट्स भेदभाव किया जाता था। जब कोई शिकार करते पकड़ा जाता तो उसे दंडित किया जाता था, लेकिन राजा महाराजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं होता था। उनके लिए शिकार करना सिर्फ एक खेल था। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस हद तक बढ़ा कि कई प्रजातियां तो पूरी तरह से लुप्त हो गईं और अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जैसे कि जो शेर वगैरह थे, चीता वगैरह, बाघ वगैरह, वो क्या थे उनके लिए? वो खतरनाक थे। इसलिए वो उनका मानना था कि वो इन खतरनाक जानवरों को मारकर, इन जंगली बर्बर जानवरों को मारकर भारत को सभ्य बनाएंगे। और वो लोग कहते थे कि भेड़िया और बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर ये कहकर पुरस्कार दिया जाता था कि इससे किसानों को भी खतरा है। धीरे धीरे बच्चों, जो बाघ के शिकार का खेल था वो एक ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा और अकेले जॉर्ज यूल नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघों को मारा था। बहुत समय बाद क्या हुआ कि पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि उन्हें मारा जाना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस हद तक बढ़ा कि कई प्रजातियां करीब करीब पूरी तरह से लुप्त हो गईं। अंग्रेजों का मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे भारत को सभ्य बनाएंगे और बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर ये कहकर पुरस्कार दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। और बच्चों, पुरस्कार के लालच में सन 1875 से 1925 के बीच में 80,000 से अधिक बाघ और 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। और बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा।
अकेले जॉर्ज यूल नाम के अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघों को मारा था। बच्चों, बहुत समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। स्टूडेंट्स, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने के कारण लोगों को कई तरह के नुकसान उठाने पड़े, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसी ही स्थिति थी। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के बीच में ऊंचे स्थानों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुंद्रुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। भारत में वन उत्पादों का व्यापार कोई नई बात नहीं थी। मध्यकाल में आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि जो घुमंतू समुदाय थे उनके द्वारा हाथियों और दूसरे सामान जैसे कि खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत और बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष क्षेत्रों में वन उत्पादों के व्यापार को इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो शिकार नहीं कर सकते थे और ना ही वहाँ पर अपने पशुओं को चरा सकते थे। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों और बागानों में काम करने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। ठीक है बच्चों, आप सभी को मालूम है कि 10 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और ये परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होंगी, यानी कि ये परीक्षा आपकी विद्यालय में ही होगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का कोर्स तो मालूम ही है। सिलेबस आपके बच्चों हिस्ट्री में चैप्टर 1 और 2 आएगा, सिविक्स में चैप्टर 1, 2 आएगा, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और 2 आएगा और ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 1, 2 और 3 आएगा। ठीक है, सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।